फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों कि जैसे ही हस्बैंड वाइफ अपनी छुट्टी मनाने के लिए वीकेंड छुट्टी मनाने के लिए गए होते हैं तो वो बोटिंग के लिए जाते हैं। बोटिंग के लिए जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको एक स्ट्रेंजर मिलता है जो उनसे लिफ्ट मांगता है। तो वो उनको उसको भी ले चलते हैं और वो बोलते हैं कि आपको आगे ड्रॉप कर देंगे, पर आप तब तक हमारे साथ बोट में तब तक आप 4-5 घंटे हमारे साथ छुट्टी एंजॉय कर सकते हो। तो वो स्ट्रेंजर भी कपल के साथ में बोट में आ जाता है और यहीं से कहानी स्टार्ट होती है कि कैसे एक वाटर में पूरा कहानी की एक लैंडस्केपिंग पूरी फिल्माई गई है। और बहुत ही ख़ास तरह से हमेशा जब भी फिल्मों में सीन्स इंडोर आउटडोर होते हैं तो उसकी साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होती है उनकी स्टोरीज़ की। तो ये एक पूरे टाइम आपको ऐसे ओपननेस की एक फीलिंग देती है और एक भी जगह ऐसे इंडोर सीन्स बहुत ही कम है इसमें। हालांकि आगे बोट के अंदर में कुछ इंडोर सीन्स हैं, पर उस तरह से ये सीन कैसे मूव हो रहा है इंडोर से आउटडोर, तो उसको आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि कैसे पूरे टाइम आउटडोर में एक साइकोलॉजिकली एक प्रेशर आपको देते हैं कैरेक्टर्स की आगे कुछ डेंजर दुर्घटना ना हो जाए। तो ये कैरेक्टर भी वैसे ही रहते हैं और आगे जाके फिर इसमें एक जो स्ट्रेंजर होता है वो काफ़ी यंग लड़का होता है जिसको जो काफ़ी एक्साइटेड रहता है हर समय। तो उसके पास जब वो नाव में आता है तो उसके पास एक चाकू होता है, तो जो एक फिल्म के टाइटल के साथ मैच करता है, नाइफ इन द वाटर। तो वो लड़का छुट्टी में जब जा रहा होता है तो फल वगैरह भी होते हैं बैग में उसके, तो उसके सब काटने के लिए वो चाकू रखा होता है और चाकू से वो हरदम खेलता होता है। तो हमेशा एक चाकू के थ्रू भी उसमें एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है कि चाकू का यूज़ कहीं किसी को मारने के लिए ना हो इसमें आगे स्टोरी में। तो आप एक क्लाइमेक्स के लिए ऑटोमेटिक बिल्ड होने लगते हो। तो उसी तरह आगे जैसे कहानी आगे बढ़ते जाती है तो जो कपल होते होते हैं, कपल में जो हस्बैंड होता है और उस स्ट्रेंजर के बीच में हर समय एक साइकोलॉजिकल एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं कि हम काम एक दूसरे से बेहतर कर सकते हैं। तो जैसे कपल में जो हस्बैंड होते हैं वो बोटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, तो उनको ये सब उसमें सेटिंग करना और ये सब रस्सी बांधना और सेलिंग को मूव करना लेफ़्ट राइट एयर के स्पीड के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, ये सब में एक्सपर्ट होते हैं। तो वो हमेशा उसको बोलते हैं कि तुमने कभी बोट नहीं चलाया और ये ऐसे करके। तो वो स्ट्रेंजर फिर थोड़ा सा वो होता है कि ये मेरे को डोमिनेट कर रहा है करके। फिर जैसे आगे स्टोरी बढ़ती है तो फिर वो स्ट्रेंजर चाकू निकालता है और चाकू से खेल रहा होता है। तो फिंगर के बीच में चाकू को रख के टक 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 मारता होता है। तो फिर वो हस्बैंड को दिखाता है कि मैं इसमें कितना एक्सपर्ट हूँ और तुमको ये नहीं आता। तो ये साइकोलॉजिकली हर समय कामों के थ्रू या बातों के थ्रू एक दूसरे को वो डोमिनेट कर रहे होते हैं, वो कपल की जो वाइफ होती है उसके सामने दिखाने के लिए कि मैं बेहतर हूँ। और इस तरह स्टोरी आगे मूव होती है। तो आगे फिर स्ट्रेंजर और कपल के हस्बैंड के बीच में झगड़ा हो जाता है और स्ट्रेंजर जो है पानी में चले जाता है। तो वो पानी में चले जाता है तो वो फिर आगे काफ़ी आगे चला जाता है और छुप जाता है। तो कपल को लगता है कि वो लड़का डूब गया करके। तो वो हस्बैंड फिर जंप करता है पानी में, उसे ढूंढने के लिए जाता है कि कहीं वो जिंदा है कि नहीं। फिर उसकी वाइफ भी पीछे पीछे आती है, दोनों ढूंढते हैं। फिर कहीं नहीं दिखता वो, तो वो उनको लगता है कि वो लड़का डूब गया करके। तो फिर हस्बैंड वाइफ दोनों बोट पे वापस आ जाते हैं और जो स्ट्रेंजर होता है वो दूर से देख रहा होता है। वो डूबा नहीं होता है, वो काफ़ी देर तक नीचे सांस रोक के रखा होता है। फिर जैसे ही वो बोट में चले जाते हैं कपल, तो वो पानी में अब दूर से फिर देख रहा होता है उनको। तो हस्बैंड और वाइफ में फिर लड़ाई होती है कि तुम्हारे वजह से वो बच्चे जो मतलब एडल्ट हैं, जो मतलब उम्र में ज़्यादा नहीं है, तो बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हारी वजह से उसको डूब गया, मर गया, ऐसे करके पूरा वो ब्लेम हस्बैंड के ऊपर आ जाता है। तो हस्बैंड फिर बहुत उसके गुस्सा आता है, तो फिर वो जंप करके काफ़ी दूर तक ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर इतने में देखता है कि
वो स्ट्रेंजर देखता है लड़का, वो वापस से फिर रिटर्न आता है बोट पे, तो बोट पे वाइफ रहती है। तो वो उस वाइफ जब देखती है कि ये जिंदा है, इसने मतलब एक तरह से झूठा नाटक किया था कि अभी तक ये मतलब हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, तो वाइफ को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उसे काफ़ी 2-3 थप्पड़ मारती है। तो बोलती है कि तुम ऐसा जानबूझ के किए हो ऐसे करके। और उसी के बीच में, दोनों के बीच में एक इंटीमेट मोमेंट भी हो जाता है। तो इस तरह से फिर वाइफ फिर शाम हो जाती तो वो अपनी छुट्टी फिर ख़त्म करते हैं वीकेंड की, और वाइफ और जो स्ट्रेंजर होते हैं, तो वाइफ स्ट्रेंजर को ड्रॉप कर देती है आगे, और हस्बैंड उसको जब ढूंढने के लिए आगे चले गया होता है, तो फिर उसको वहाँ पे मिलती है और फिर दोनों अपने कार से रिटर्न चले जाते हैं। तो जब रिटर्न जा रहे होते हैं तो हस्बैंड को पता नहीं होता है कि वो लड़का बच गया है, वो अभी भी सोच रहा होता है कि वो मतलब मर चुका है। तो इस तरह से उसके साइकोलॉजी में हमेशा एक ऐसा रहता है कि मैंने उस लड़के को मारा है, और वो अपने वाइफ को फिर कभी डोमिनेट नहीं कर पाता है कि वाइफ को, क्योंकि पता होता है कि इसने मतलब मारा है, तो उसका एक राज वो जान रही होती है, तो हमेशा उसको फिर फ्यूचर में कभी डोमिनेट नहीं कर सकता। तो ये पूरी फिल्म एक साइकोलॉजिकल जर्नी है, और मुझे लगता है कि हर कोई इस स्टोरी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय करेगा अगर ध्यान से जब देखेगा। और सारे सीन्स एक पेंटिंग्स की तरह हैं, हमेशा ब्लैक एंड वाइट में भी बनने के बाद भी ये काफ़ी सिनेमाटोग्राफी बहुत ही सुंदर है इस फिल्म की। ओके, थैंक्स। हेलो दोस्तों, फिल्म आर्ट के इस नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ख़ास फिल्म की बात करेंगे, नाइफ इन द वाटर 1962, डायरेक्टेड बाय रोमन पोलांस्की। ये एक बहुत ही ख़ास फिल्म है। बात करते हैं सबसे पहले इसकी डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले की। तो जो भी नए फिल्म मेकर आना चाहते हैं फिल्म बिजनेस में, तो वो ये फिल्म में ज़रूर देखें। ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इस फिल्म में कैसे पूरी फिल्म में जो बैकड्रॉप है वो एक सिर्फ 3 एक्टर हैं इस पूरी मूवी में, और जिस तरह से फिल्म के लिए जो उसका लैंडस्केप जो चूज़ किया गया है, पानी में पूरा कैसे एक नाव और पानी के अराउंड पूरी स्टोरी मतलब चल रही है, तो ये एक डायरेक्टर के विज़न को बताता है। और ये उन डायरेक्टर रोमन पोलांस्की की ये पहली फिल्म थी, और कैसे वो अपने फिल्म स्कूल से ग्रेजुएट होके, वो क्योंकि स्टार्टिंग में किसी को भी ज़्यादा फाइनेंस वगैरह मिलता नहीं है, तो आदमी कैसे कम बजट में अपनी फिल्म शुरू कर सकता है। इससे पहले काफ़ी उन्होंने कई सारी शॉर्ट फिल्म बनाई थी, पर ये फिल्म उस समय बनाई थी, और ये एकेडमी अवार्ड में फॉरेन लैंग्वेज के लिए नॉमिनेट भी हुई थी। तो ये फिल्म दोस्तों आप एक देखेंगे तो स्टोरी में प्रोटैगनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों मतलब एक साथ ही चल रहा होता है साइकोलॉजिकली। अगर आप सही से मूवी देखेंगे और सही से इसको एनालाइज करेंगे, तो एक बहुत ही मिनिमलिस्टिक अप्रोच से ये मूवी पूरी तरह डिज़ाइन किया गया है, और हर समय ये साइकोलॉजिकली पुश करती है आदमी को सोचने के लिए कि अब क्या होगा क्या होगा, इस तरह से। तो ये फिल्में दोस्तों आप देखिए, और बहुत बहुत सारी चीज़ें आप इसमें से सीख सकते हैं। स्क्रीन प्ले के बारे में, कैसे जो पूरी फिल्म की जो फ्रेमिंग है, जो सिनेमेटोग्राफी है, हर सीन की कॉम्पोजिशन ऐसी है कि वो एक लगेगा कि एक पेंटिंग की तरह है हर सीन, हर जगह जो कॉम्पोजिशंस है, तो वो काफ़ी एक पेंटिंग की तरह लिया गया है कि एक फोरग्राउंड है, मिडिल ग्राउंड है, फिर बैकग्राउंड है। तो इस तरह से कैसे कैरेक्टर को उन्होंने ऐसे ओवरलैप किया है कि वो सही से इमोशन रिलीज़ करते हैं हर सीन में। तो इस तरह से दोस्तों ये बहुत ही ख़ास फिल्म है, और जो भी ये फिल्म देखें तो वो ज़रा सा ह्यूमर को पिक करने की कोशिश करें कि कैसे इसमें एक हस्बैंड वाइफ है और एक स्ट्रेंजर, ये 3 लोग ही हैं पूरी मूवी में। और ये मूवी एक
सिंगल सेकंड के लिए भी बोरिंग नहीं है। आप खुद लगेगा कि आप खुद उस स्टोरी में आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इस तरह से महसूस होगा कि आप खुद वो जो कैरेक्टर जो कर रहे हैं वो आप खुद इंटरनली वो फील कर रहे हैं। तो एक अच्छा स्क्रीन प्ले वही होता है दोस्तों जो आपको साइकोलॉजिकली पुश करे। क्योंकि इस स्टोरी में जैसे ही वो नाव में जाते हैं अपने मतलब अ, समुद्र में थोड़े समय के लिए, वो छुट्टी का दिन होता है तो वो बोटिंग के लिए गए होते हैं। तो जैसे ही वो पानी वाला सीन आता है तो वो साइकोलॉजिकली आपको ऐसा एक प्रेशर बिल्डअप करता है डायरेक्टर कि ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए, कुछ एक्सीडेंट ना हो जाए। तो हमेशा ये जो डेंजर के साथ आपके साइकोलॉजिकली को हमेशा पुश करता रहता है अपने स्टोरी में। तो ये एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर की बहुत काम करने की एक क्वालिटी होती है कि जो भी अच्छे अवार्डेड स्क्रीन प्लेस होते हैं या स्क्रीन राइटर्स होते हैं तो उस साइकोलॉजी को वो बहुत ही ख़ास तरह से यूज़ करते हैं अपने स्टोरी को नरेट करने के लिए। जैसे सपोज एक बहुत हाई स्पीड में गाड़ी रोड पे जा रही हो तो वो साइकोलॉजिकली पुश करती है कि आगे कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए या कुछ ना हो जाए इस तरह से, और वो उस तरह से फिर स्टोरी को क्राफ्ट करते हैं। तो ये फिल्म दोस्तों जो कहानी लिखना चाहते हैं और जो फिल्म मेकिंग को एंजॉय करते हैं और जो फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म उन सभी लोगों को देखनी चाहिए। और मैं और भी ख़ास फिल्में लाता रहूँगा। मैं पूरी फिल्म अपने वीडियो में डालता नहीं क्योंकि कॉपीराइट की इश्यूज होती हैं, और क्योंकि आप फिर वीडियो पोस्ट नहीं कर सकते कॉपीराइट की वजह से। तो ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए हम ये लोड कर रहे हैं। और जो भी फिल्म मेकर इस दिशा में मतलब जाना चाहते हैं तो ऐसी वो क्लासिक फिल्में देखें जिससे उनका फिल्म मेकिंग के प्रति जो क्राफ्ट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ रहे, जिससे वो एक अच्छा नरेशन लिख पाएँ। जब भी आप स्क्रीन प्ले देखते हैं या पढ़ते हैं तो वो हमेशा उसमें नोटिस किया करो कि वो कैसे साइकोलॉजिकली आपको पुश कर रहा है, कैसे साइकोलॉजिकली वो आने आने वाले सीन्स या आने वाले मिनट्स के लिए अपने स्टोरी को किस तरह से टर्न कर रहा है या अनफोल्ड हो रहा है, या कैसे वो कुछ इन्फॉर्मेशन रिलीज़ कर रहा है जो आने वाले कैरेक्टर के लिए कुछ बता रहा है, या स्टोरी में कैसे नए कैरेक्टर्स एंटर हो रहे हैं, उनके थ्रू फिर कैसे कहानी इंटरेस्टिंग हो रही है। जैसे अगर आप लोगों ने विक्की डोनर मूवी देखी होगी तो विक्की डोनर में जो चड्ढा करके जो डॉक्टर थे अन्नू कपूर, तो वो मेरे ख्याल से उस मूवी के हीरो थे क्योंकि उनकी एंट्री से ही फिल्म की पूरी मतलब सराउंडिंग उनके अराउंड पूरी बनी हुई होती है। तो इस तरह से दोस्तों एनालाइज करें और हम और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ख़ास फिल्में लेके आएंगे जो आपको ग्रो करे एज अ फिल्म मेकर बनने के लिए। और फिल्म मेकर बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फिल्म ही देखें, आप बुक पढ़ेंगे, आर्ट की चीज़ों में भी इंटरेस्ट रखिए और जितने हो सके पेंटिंग्स वगैरह देखिए, थोड़ी ड्राइंग वगैरह करिए। तो इससे आपके अंदर एक आर्ट के प्रति एक लगाव पैदा होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक फिल्म के थ्रू ही आप फिल्म आपका एक फाइनल प्रोडक्ट है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको ये छोटी छोटी जर्नी पूरी करनी पड़ेगी। जैसे कि आप पेंटिंग्स वगैरह पढ़िए, वर्ल्ड आर्ट के ऊपर में बुक वगैरह लीजिए, कैसे पॉलिटिकली आर्ट में कैसे डेवलपमेंट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में कैसे अभी कौन से आर्ट फॉर्म अभी के समय में चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा आर्ट के लैंग्वेज से मिलता जुलता है फिल्म। और बाकी जो आपकी स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, ये काफ़ी लिटरेचर के चीज़ों से मिलता है। तो जितने भी लिटरेरी टर्म्स होते हैं वो सब आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। तो ये ख़ास चीज़ों को पढ़ते हुए कि ड्रामा क्या है, ट्रेजिडी क्या है, कॉमेडी क्या है, ह्यूमर क्या है, आप अच्छे से एक छोटी सी आप स्टोरी स्केच कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज का अंक हम समाप्त करते हैं और आप देखिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि ये फ़िल्म आपको कैसी लगी।
और ये मैं और नए फिल्में आपके लिए लेके आता रहूँगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा यूफोरिक करे, आपको ज़्यादा ऐसे, और ज़्यादा आपको इंस्पायर करे उस तरह से। और हम और भी लैंग्वेज की फिल्में लेके आते रहेंगे, हिंदी, मराठी। अभी कुछ कुछ अभी क्लासिक्स के बारे में हम गैदर कर रहे हैं, तो ये अभी आप देख सकते हैं दोस्तों। ओके, धन्यवाद।